मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय संसद का निम्न सदन लोकसभा। हमने अपनी पिछली क्लास में संघीय संसद के बारे में जानकारी की थी, उस पर डिस्कशन किया था और उसके बाद में हमने इसके उच्च सदन राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग संसद के निम्न सदन लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कहा गया है कि संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा कहा जाएगा। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है। प्रारंभ में 500 इसकी सदस्य संख्या थी, इसमें लगातार वृद्धि होती गई और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा ये निश्चित किया गया कि अधिकतम सदस्य संख्या राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से 530 होंगे और 20 सदस्य अधिकतम केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे और 2 सदस्य इसमें मनोनीत हो सकते हैं। ये 2 सदस्य जो हैं ये एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे जो मनोनीत किए जा सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इसका योग करें तो ये योग आता है 530 + 20 + 2 और कुल सदस्य संख्या हो गई 552। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 में ये भी व्यवस्था की गई है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। यानी कितने सदस्य कहाँ से होने चाहिए इस बात का निर्णय परिसीमन आयोग करता है। 42वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। लेकिन अब 84वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था, जिसे हम 91वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जो प्रस्तुत हुआ था, के आधार पर लोकसभा में अब कुल स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या को 2026 तक वैसा ही यानी यथावत रखने का निर्णय किया गया। यानी जो सदस्य संख्या है या किस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे ये निश्चित कर दिया गया और 2026 तक यही रहेगा। ये 84वें संविधान संशोधन से निश्चित हुआ। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। और यह भी निश्चित हो गया कि ये पुनर्सीमांकन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। संविधान में मतदाता के लिए 21 वर्ष की आयु, जिसे वयस्क माना गया था उस समय, उसको मतदाता की आयु का आधार माना गया था। लेकिन 1988-89 में भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को, वयस्क समझा गया और इसे ही मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है वो सभी एकल सदस्यीय है। एकल सदस्यीय का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को चुना जाना है। उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं लेकिन चुनकर के सिर्फ एक ही सांसद वहां से जाएगा। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि एक लोकसभा का सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे।
इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे और ये अवधि उसके बाद बढ़ाई जाती रही। संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन 2010 के अनुसार इसे 2020 तक आरक्षित कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कुल सदस्य संख्या है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान भी अलग अलग है। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन ये बात उन राज्यों और संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। इसी तरह से अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वो नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 31वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ये व्यवस्था असम के जनजाति क्षेत्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पर भी लागू नहीं होती। अब आते हैं क्या योग्यता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, क्योंकि हमने जैसे देखा कि मतदाता 18 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। उस पर अब हम देखेंगे कि उस जो लोकसभा का सदस्य बनेगा उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किए नहीं होना चाहिए और किसी न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया न ठहराया गया हो और ना ही वो मानसिक रूप से विकृत हो या पागल हो। इन योग्यताओं के अधिकार अतिरिक्त अन्य कोई योग्यता अगर निर्धारित करनी है तो वो संसद कर सकती है। संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है और इसके आधार पर 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए कुछ और योग्यताएं संसद ने निर्धारित की। इसके अनुसार अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वो अनुसूचित जाति के सदस्य ही हों। यानी अगर अनुसूचित जाति के लिए स्थान सुरक्षित है तो उसके सदस्य हों, या यदि जनजाति के लिए सुरक्षित है तो उसके ही सदस्य हों। ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं उसी क्षेत्र से हो, बल्कि पूरे भारत में से कहीं से भी हो सकते हैं। दूसरा है असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने के लिए उसी जाति का होना और उस संसदीय क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। तीसरी बात है अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यानी निर्वाचन क्षेत्र से चाहे वो भारत का कोई भी क्षेत्र हो उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। चौथी बात आती है निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय या जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पांचवी बात जो कही गई इसमें, उम्मीदवार किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाया हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। अगली बात आती है सरकार से संबंधित किसी ठेके में उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए और ना ही सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए।
उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया हो। तो ये सारे बातें और उसकी उम्मीदवारी में जोड़ी गई और इस प्रकार से अपराध के 5 वर्ष बाद ही वो संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 1988 में एक और संशोधन किया गया और इस संशोधन में कहा गया कि आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम जिसे फेरा कहा जाता है का उल्लंघन करने वाले और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। तो इस तरह से 1988 में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था उसमें थोड़ा सा और संशोधन किया गया और कुछ बातों को और जोड़ दिया गया। तो एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड के लोग जो हैं जिनकी पृष्ठभूमि इस तरह की है उनको रोकने के लिए इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं उनको शामिल किया गया। इसी तरह से एक और बात जोड़ी गई। 31 मार्च 2003 में एक और निर्देश जारी किया गया और उसमें विधान व्यवस्थापिका यानी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनका जब नामांकन भरेंगे तो उम्मीदवार शपथ पत्र भरेंगे और उसमें बहुत सारी जानकारी उनको देनी पड़ेगी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में। अपनी 6 माह से पहले तक के समय क्या कोई उसने सजा पाई है या कोई प्रकरण उसका लंबित है या उसके परिवार की चल और अचल संपत्ति क्या है, कोई बकाया तो उत्तरदायित्व सार्वजनिक वित्त का उसका नहीं है और प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता। तो इस तरह से नामांकन पत्र के साथ भी जानकारी का प्रावधान किया गया। हालांकि इसके आधार पर नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा, लेकिन इसके आधार पर निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए उम्मीदवारी के लिए, ताकि कोई आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति, कोई बहुत ज़्यादा गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति इस पद पर आकर के संसद में ना पहुंच जाए। अब हम आते हैं कि इसका कार्यकाल क्या है। हमने देखा था कि राज्यसभा जो उच्च सदन है वो एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा के साथ ऐसा नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और ये 5 वर्ष भी यदि प्रधानमंत्री परामर्श दे राष्ट्रपति को तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा हो चुका है 9 बार, 1970 में, 1977 में, 1989 में, 1984 में, 1989 में, 1991 में, 1997 में, 1999 में और 2004 में। तो इस तरह से 70, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99 और 2004 ये 9 बार समय से पूर्व इसे भंग किया जा चुका है। संकटकाल की घोषणा होने पर संसद अपने कानून के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और स्थगित भी वही करते हैं। इस संबंध में यह आवश्यक है कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की जो पहली तिथि है उसके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 महीने में एक बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाना अनिवार्य है। गणपूर्ति की अगर बात करें तो राज्यसभा की तरह ही लोकसभा की गणपूर्ति भी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। ये जो लोकसभा है संसद का निचला सदन है, निम्न सदन है, लेकिन क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है और सामान्य तौर पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल इसी सदन से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा है।
इसकी शक्तियों को हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण इकाई है संसद की। सबसे पहली शक्ति है इसकी विधायी शक्ति। हालांकि राज्यसभा के साथ मिलके लोकसभा कार्य करती है। सामान्य विधेयक दोनों ही सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और कुछ विशेष परिस्थितियों पर या राज्यसभा द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने पर भी संसद उस पर कानून बना सकती है। दोनों ही सदन में पारित भी होते हैं, प्रस्तावित भी होते हैं, लेकिन शक्ति लोकसभा की कब ज़्यादा होती है? जब किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। दोनों सदनों के में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है और ये तय है कि क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसलिए निश्चित रूप से लोकसभा की का जो बहुमत है वो कानून को बनाने में सहायक होता है। राज्यसभा सिर्फ साधारण विधेयक को, जिसे हम अवित्तीय विधेयक भी कहते हैं, 6 महीने तक रोक सकती है और सभी महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान ने वित्तीय क्षेत्र में संसद की जो शक्तियां हैं वो लोकसभा को दी हैं। राज्यसभा की शक्ति इस मामले में बहुत कम है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होते। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वित्त विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर वो वापस लोकसभा को लौटा दे। वो सुझाव दे सकती है इस पर संशोधन के लिए, लेकिन लोकसभा इसे माने या नहीं माने ये उस पर निर्भर करता है। यदि वित्त विधेयक राज्यसभा से आने के 14 दिन के अंदर नहीं लोकसभा को प्राप्त होता तो निश्चित अवधि के बाद उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। वार्षिक बजट अनुदान की मांगें लोकसभा के द्वारा रखी जाती हैं और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के माध्यम से ये कार्य होता है। व्यय की जितनी भी स्वीकृति है वो देने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था है और इस संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल व्यवहारतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और तभी तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा में उसे विश्वास का मत प्राप्त है। संसद हालांकि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उनसे प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है, बजट को अस्वीकार कर सकती है, वेतन में कटौती का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो विरोध प्रदर्शन कर सकती है, काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है और अविश्वास का प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा को ही मोटे तौर पर प्राप्त रहा है। राज्यसभा के पास उतना अधिकार इस मामले में नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति में ही संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदि की जो रिपोर्ट है उस पर भी वो विचार करती है। अगला कार्य है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी जो शक्ति है अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के द्वारा ये कार्य किया जाएगा और उस प्रक्रिया का उसमें उल्लेख भी पूरा किया गया है। इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं क्योंकि दोनों में से किसी भी सदन में इसे प्रस्तावित किया जा सकता है और ये पारित तभी माना जाएगा जब संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष जो प्रावधान है उसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। अगला आता है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। जैसा कि हमने राज्यसभा
के कार्यों में देखा था। लोकसभा भी निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य मिलकर के और साथ में राज्य विधानसभाओं के और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा अपने सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करती हैं और उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है। अगला आता है जनता की शिकायतों का निवारण करना, क्योंकि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन कर के आते हैं, इसलिए उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो मामले हैं, उनको सरकार तक पहुंचाया जाता है, संसद में उठाया जाता है। नीतियों के निर्माण और कार्यों का जब संपादन किया जाता है तो उस समय भी जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। और मोटे तौर पर अगर हम कहें तो वास्तव में लोकसभा एक तरह से जनमत का दर्पण है। वहाँ पर जनता की बातों को उठाया जाता है। लोकसभा के कुछ और भी कार्य हैं जिसमें आते हैं राज्यसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अपना अनुमोदन देना, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती हैं। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा जो करते हैं 1 महीने के अंदर संसद को उसे स्वीकार करना आवश्यक है, और अगर इसकी घोषणा को स्वीकार नहीं किया जाता तो 1 महीने के बाद ये समाप्त मान ली जाती है। और इसी तरह से राष्ट्रपति जब सर्व क्षमा देते हैं, जो उनका अधिकार है, तो उसकी स्वीकृति भी संसद से लेनी होती है। तो इस तरह से लोकसभा के कार्य हम लोगों ने पढ़े और हमने देखा कि राज्यसभा से थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ लोकसभा के पास है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर का पद और लोकसभा और राज्यसभा के पारस्परिक संबंध।